हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 1 जून टू 5 जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आप सभी को ये वाली बात पता चल गई होगी अभी तक। इस पूरी वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी एस्पिरेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ इस पूरी वीडियो में आपको 5 दिनों का एक क्रिस्पी कंटेंट मिलने वाला है। यानी क्रिस्पी कंटेंट कहने का मतलब है कि कम से कम और बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है ये पूरा सेशन तो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर आप इस पूरे सेशन को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के या प्रीवियस क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में हमने फर्स्ट न्यूज क्या देखी थी प्रीवियस लेक्चर में? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट न्यूज देखी थी कि सिडनी का जो हैरिस पार्क है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, लिटिल इंडिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था ऑस्ट्रेलिया में। तो दो तरीके से प्रश्न इसमें बनाए जा सकते हैं। एक प्रश्न ये भी बनाया जा सकता है हैरिस पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है, एक पहला प्रश्न। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लिटिल इंडिया नाम का जो पार्क है ये किस ये किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है। तो वहां पर भी इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया में ये मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा सेकंड न्यूज हमने क्या देखी थी? तो सेकंड न्यूज हमने देखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है नए पार्लियामेंट का। नया पार्लियामेंट के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पर स्थित जो सेंगोल है, सेंगोल की स्थापना की गई। सेंगोल जो कि तमिल वर्ड से आया है ना, तमिल ओरिजिन रखता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था उसका किस तरह से उनके आर्किटेक्ट है, किस तरह से हमने चीजें देखी थी कि नए पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है। सारी चीजें हमने एक साथ कवर की हैं प्रीवियस लेक्चर में। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है सारी चीजें आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगी। तो वहां से आपको इन चीजों को कवर करना है। तो नई दिल्ली में नए पार्लियामेंट की स्थापना हुई है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या थी? नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर एरावात को ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75th रैंक मिली है। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबली सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में इंडिया के किसी कंप्यूटर को 75th रैंक मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो 75th रैंक मिली है किसे, किस कंप्यूटर को? तो उस कंप्यूटर का नाम आपको ध्यान रखना है एरावात। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सुपर कंप्यूटिंग मिशन इस ये कब लॉन्च किया गया था? सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये लॉन्च किया गया था 2015 को। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या थी? नेक्स्ट न्यूज हमने देखा था कि सुमन शर्मा ने यूपीएससी मेंबर के रूप में शपथ ग्रहण किया है रिसेंटली। तो आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। यूपीएससी के अगर चेयरमैन की बात करें, यूपीएससी के जो चेयरमैन है, जो करंट चेयरमैन है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी के करंट चेयरमैन नए नियुक्त हुए हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है। इसके अलावा एक नई मेंबर की नियुक्ति की गई है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, जिनका नाम क्या है? सुमन शर्मा। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने इस पर बेस्ड कई सारे आर्टिकल्स भी कराए थे, आर्टिकल्स 315 से 323 तक। और किस पार्ट में ये संविधान के मौजूद है? तो पार्ट 14 में ये मौजूद है। तो इतनी सारी चीजें हमने वहां पर कवर की थी। बहुत सारी चीजें, चाहे आप टेन्योर की बात करें, चाहे आप इनके अपॉइंटमेंट की बात करें, रेजिग्नेशन की बात करें, तो सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की है। आपको सारी चीजें वहां से देखनी है और वहां से आपको कवर करना है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? तो नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली चेयर की है, या आप ऐसा कहें अध्यक्षता की है, 8th मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की ये 8th नंबर की मीटिंग है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 2023 में इसकी 8th मीटिंग कराई गई है ना। 8th मीटिंग कैसे हम कह सकते हैं? तो आपको याद होगा नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसका गठन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके पहले इसकी इसका प्रोड्यूसर कौन था? तो इसका
इसको इसके पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ही नया रूप दिया गया, नया रूप दिया गया और नया नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो आपको एज इट इज ये वाली बात पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, या प्रधानमंत्री के रूप में जो भी मेंबर मौजूद है वो करते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष इनके कौन है, तो सुमन बेरी साहब, सुमन बेरी साहब, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, जबकि अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी प्रधानमंत्री सॉरी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव स्वॉर्न एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। आपको एज इट इज ये वाली इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एमपीपीएससी के यूनिट नंबर 10 में एज इट इज मेंशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और वहां से प्रश्न, क्योंकि ये बिल्कुल करंट का और रिसेंट प्रश्न है, इसलिए पूछा जा सकता है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है। अगर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 2001 एक्ट आया था जिसका नाम था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, जिसमें बात की गई है, या आप ऐसा कहें इस पर्टिकुलर बॉडी की स्थापना क्यों की गई है, तो इस पर्टिकुलर बॉडी की स्थापना की गई है करप्शन करप्शन को रोकने के लिए, इस पर्टिकुलर या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस पर्टिकुलर आयोग की स्थापना की गई है, जिसके नए कमिश्नर कौन बन गए हैं, नए कमिश्नर बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो एज इट इज आप इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है, यानी 5 जून को। कई बार यह प्रश्न डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, एज इट इज डेट पूछी जाती है ना। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आपको डेट ध्यान रखनी है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इस पर्टिकुलर दिवस या इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट डे को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में अर्थ की प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए अवेयर किया जाता है इस पर्टिकुलर दिवस के दिन, यानी कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ वेलबींग। तो अर्थ की वेलबींग के लिए लोगों में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जागरूकता लाना इस पर्टिकुलर डे का या इस पर्टिकुलर दिवस का उद्देश्य रहा है। इसके अलावा द थीम फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या रही है, तो इसकी थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैशटैग भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हैशटैग से रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। एज इट इज प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्या थीम रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की, 2023 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो आपको बताना है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर अ कैंपेन। एक कैंपेन चला जा रहा है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन जिस तरह से हमारे देश में या डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, इसकी थीम क्या है, थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके या फिर उसे किस तरह से नियंत्रित किया जा सके, इस पर बेस्ड ये थीम रही है। इसके अलावा अगर बात करें, ये 50th नंबर की एनिवर्सरी रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, जो कि फोकस कर रही है किस पर, जो कि जिसका मेन फोकस है प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार मनाया गया 1973 5 जून। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 5 जून 1973 को पहली बार मनाया गया था। और रिसेंटली यानी कि ये साल 5 जून 2023 को इसकी 50th नंबर की एनिवर्सरी है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप बात ध्यान रखेंगे। तो इस स्लाइड में जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है इसकी थीम क्या है, तो इस साल की थीम क्या है, इस साल की थीम पर्टिकुलरली बेस्ड है प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए, या आप ऐसा कहें सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इंग्लिश में, है ना। तो जितनी भी चीजें इस साल होने वाली हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जितनी भी चीजें होंगी उसमें गवर्नमेंट का या फिर डिफरेंट कंट्रीज में जितनी भी सरकारें मौजूद हैं उन सब का एक ही ध्येय होगा कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना। और आपसे तीसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
कि कौन से नंबर की एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है, तो 50th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज भी एनवायरमेंट डे से ही रिलेटेड है। तेलंगाना रैंक्स टॉप्स ऑन ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं तेलंगाना की, और तेलंगाना ने टॉप किया है सीएसई की रिपोर्ट में। सीएसई ने रिपोर्ट जारी की है रिसेंटली। सीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंडिया के प्रमुख स्टेट्स जहां पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, या आप ऐसा कहें जहां पर इन्वायरमेंट का जबरदस्त तरीके से ध्यान रखा जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, पब्लिक हेल्थ हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या एनवायरमेंट हो। तो 4 पैरामीटर्स हमने बनाए हैं, या आप ऐसा कहें कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 में के लिए जो जारी की गई लिस्ट है सीएसई के द्वारा या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा, उसने 4 पैरामीटर्स बनाए हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जारी करने से पहले। तो वो पैरामीटर्स क्या है? पहला है पर्यावरण, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है पब्लिक हेल्थ, और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर बात करें डिफरेंट पैरामीटर्स पर, तो अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो तेलंगाना की रैंक क्या रही है? फर्स्ट रही है ओवरऑल। यानी इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट में इन्वायरमेंट का बेस्ट प्रोटेक्शन किस राज्य ने किया है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तो आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट कवर भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तेलंगाना राज्य है, ये तेलंगाना राज्य की इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिल रही है, या आप ऐसा कहें जंगल, फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ाया जा रहा है उस राज्य में। इस वजह से इसे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिली है। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो एग्रीकल्चर के टर्म्स पे मध्य प्रदेश की रैंक रही है टॉप स्लॉट पर, और पब्लिक हेल्थ में अगर बात करें तो पब्लिक हेल्थ में दिल्ली की रैंक रही है फर्स्ट। तो हमने बताया आपको 4 पैरामीटर्स बनाए हैं, 4 पैरामीटर्स बनाए हैं सीएसई रिपोर्ट जारी करने से पहले। एनवायरमेंट की अगर आपसे पूछ लिया जाए, एनवायरमेंट की अगर बात किया जाए, इन्वायरमेंट में किसने टॉप किया है? तो तेलंगाना ने टॉप किया है। तेलंगाना ने टॉप किया है। सेकंड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर के टर्म्स में किस राज्य ने टॉप किया है, तो एग्रीकल्चर में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ में अगर बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ में दिल्ली ने टॉप किया है। ठीक है, तो एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात ने टॉप किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी आप सभी को पता है ना, गुजरात में जबरदस्त है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात ने टॉप किया है, पब्लिक हेल्थ में दिल्ली ने टॉप किया है, मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर में टॉप किया है, और एनवायरमेंट में तेलंगाना ने टॉप किया है। तो एज इट इज आप ये पूरी लिस्ट ध्यान रखेंगे तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसे आप स्वनिधि के नाम से जानते हैं, स्वनिधि स्कीम आप सभी को पता होगी, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट करने के लिए बनाई गई ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम ने रिसेंटली कितने सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट किए हैं? रिसेंटली तो इसने 3 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो स्वनिधि स्कीम इंपॉर्टेंट है। स्वनिधि का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि, यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये पर्टिकुलर स्कीम किसके लिए बनाई गई थी? तो स्ट्रीट वेंडर्स की आत्मनिर्भरता को स्थापित करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम बनाई गई। अब बात क्या की गई? तो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी कॉम्प्लीमेंटेड दी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 मोमेंटस ईयर। तो ये क्या है? ये बन गई है न्यूज। न्यूज क्यों? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कॉम्प्लीमेंट किया है इस स्कीम को, यानी इसकी प्रशंसा की है इस स्कीम की कि 3 साल हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी? तो जून 2020 में ये लॉन्च की गई थी। तो जून 2020 में ये लॉन्च की गई थी, और आज जून 2023 में इसके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य कि स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर करना बाय रिस्टोरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सस्टेनेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत यानी पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स यानी जितने भी आपको रोड में ठेले वाले दिख जाते हैं, या छोटी छोटी दुकानें जो दिख जाती हैं, चाहे आप समोसे की बात करें, समोसे की, चाट फुल्की, तो जिस तरह के आपको सारी चीजें स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू जब लोग अपना अपना व्यापार करते हैं, उन सभी लोगों को प्रमोट करने के लिए, उन सभी लोगों को एम्पावर करने के लिए, या फिर आप कहें उन सभी लोगों को स्वरोजगार देने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम चलाई गई थी, पीएम स्वनिधि। इस स्कीम के तहत कई सारी फाइनेंशियल मदद भी की जाती है, यानी बैंकों से लोन भी आसानी से प्रोवाइड कराया जाता है किसे? इन प्रमुख स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है।
चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, नीति आयोग ने रिसेंटली एनुअल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है 2020-21 का। नीति आयोग, क्योंकि आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 8th नंबर की गवर्निंग काउंसिल इसकी, या आप ऐसा कहें 8th नंबर की मीटिंग कंडक्ट की गई नई दिल्ली में 8th नंबर की मीटिंग कंडक्ट की गई नीति आयोग की। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इस वजह से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और नीति आयोग ने ही रिसेंटली एनुअल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है 2020-21 का। 2020-21 का अब बात करते हैं, इस पर है क्या एनुअल हेल्थ इंडेक्स, यानी कि एक साल 2020-21 में किस तरह से हेल्थ इंडेक्स या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने काम किया है ना। इस पर बेस्ड एक रिपोर्ट या एक इंडेक्स बनाया गया। इस पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर बात करें तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टॉप किया है, तो अगर बात करें केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना emerged as the top performers among the larger states in the नीति आयोग annual health index for the COVID year 2020-21। अगर बात करें केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना ने टॉप परफॉर्मेंस दी है एनुअल हेल्थ इंडेक्स में। अगर बात करें किस कैटेगरी की, तो कैटेगरी अगर बात करें तो लार्जर स्टेट्स यानी जितने भी बड़े राज्य हैं, उन सभी बड़े राज्यों में कौन कौन से राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है या एनुअल हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया है, तो उनका नाम क्या है? आपको ध्यान रखना है केरला, उसके अलावा तमिलनाडु, उसके अलावा तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना का नाम अभी आपने रिसेंटली सुना ही है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर बात करें नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स की, तो 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है, इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द वर्ल्ड बैंक इनिशिएटेड एन एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर ट्रैकिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी 2017 में नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि आप कहें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ और वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव से एक एनुअल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया था उस समय 2017 में पहली बार। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है पूरे साल भर में जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस राज्य की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होती है, उस पर बेस्ड ये पर्टिकुलर एक रिपोर्ट या इंडेक्स जारी करते हैं। अगर बात करें अब परफॉर्मेंस की, तो लार्जर स्टेट्स में मैंने आपको 3 राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है। एक हो गया आपका केरला, एक हो गया आपका तमिलनाडु, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तेलंगाना। ठीक है। अगर बात करें अमंग द 19 लार्जेस्ट स्टेट, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना हैव ऑक्यूपाइड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस आपको पता चली गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस आपको पता चली गई है रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार 19th प्लेस पर है, और उत्तर प्रदेश 18th, और मध्य प्रदेश की अगर आप सब स्पेसिफिकली बात करें तो 17th रैंक रही है। तो एज इट इज आप मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें, यानी जितने भी छोटे राज्य हैं, है ना, तो टोटल 8 छोटे राज्यों में त्रिपुरा की रैंक क्या है? फर्स्ट रही है। सिक्किम और गोवा की रैंक सेकंड और थर्ड रही है। अरुणाचल प्रदेश की 6th, नागालैंड की 7th और मणिपुर की 8th रही है। अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज के टर्म्स में, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने फर्स्ट रैंक ली है? तो लक्षद्वीप एज अ बेस्ट परफॉर्मेंस दी है किसने? एनुअल हेल्थ इंडेक्स में, जबकि दिल्ली की रैंक क्या रही है? सबसे लोवेस्ट रही है। तो एज इट इज आप ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान, उत्तराखंड एंड ओडिशा इमर्ज्ड एज अ टॉप 3 परफॉर्मर्स इन 2020-21 एज कंपेयर टू देयर परफॉर्मेंस इन 2019-20। यानी कि 2019-20 में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, उससे अगर तुलना की जाए तो राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा एज अ टॉप 3 परफॉर्मेंस बनकर उभरे हैं। तो हालांकि ये सारी बातें आपको, ये वाली बात आप इसके भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे ज्यादा क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे लार्जर स्टेट्स में कौन कौन से हैं। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है केरला की एनुअल हेल्थ रिपोर्ट 2020-21 में। इसके अलावा सेकंड है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना। तो केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना ये टॉप 3 हो गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही है? तो मध्य प्रदेश की रैंक रही है 17th। आपको ये ध्यान रखना है। अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो टोटल 8 स्मॉलर स्टेट्स में त्रिपुरा की रैंक फर्स्ट रही है, और जबकि बॉटम पर कौन रहा है? मणिपुर रहा है। चलिए बात करते हैं, यही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया ने रिसेंटली पाकिस्तान को डिफीट किया है जूनियर मेन एशिया कप हॉकी इन 2023। 2023 की जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी
कहाँ आयोजित की गई? तो ये ओमान में आयोजित की गई। ओमान में भी कहाँ? तो सलाला, सलाला ओमान में ये आयोजित की गई ये प्रतिस्पर्धा, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंडिया का फोर्थ टाइटल है मेंस जूनियर एशिया कप में। इसके पहले 2004, 2008 और 2015 में ये विजेता रहे हैं। यानी कि इंडिया यानी भारत हमारा जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट को 4 बार जीत चुका है। इसके पहले 2004 में, 2008 में, 2015 में और इस बार 2023 का खिताब इसने जीत लिया है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री है टू विन मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो इंडिया ने यह खिताब जीता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। इसने इस टाइटल को 3 बार जीता है और उत्तम सिंह बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी थी। तो क्या याद रखेंगे आप? सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया? तो सलाला ओमान में आयोजित किया गया। सलाला सलाला ओमान में आयोजित किया गया। सलाला ओमान में आयोजित किया गया। इसके अलावा दूसरी बात क्या याद रखेंगे? तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता है। इसके अलावा सबसे सक्सेसफुल टीम कौन रही? तो सबसे सक्सेसफुल टीम रही है इंडिया। सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन रही है? तो पाकिस्तान सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? उत्तम सिंह प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की हमारी, इंडिया फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एज इट इज आप इस पर्टिकुलर न्यूज को ध्यान रखेंगे। इंडिया की पहली फैसिलिटी या आप ऐसे कहें पहला केंद्र जिसने जिसने या जो कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा केंद्र जो कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करेगा, ये कहां कहां इंट्रोड्यूस या कहां पहली बार इंडिया में बनाया जा रहा है? तो इसका नाम है क्या है? तो उसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ये चीज होने वाली है। विशाखापट्टनम में ये प्रमुख केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब ये है क्या? रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स जो कि परमानेंट मैग्नेट से बना है। देखिए, 2 तरीके के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। इसके अलावा ये पर्टिकुलर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट कि अगर हम लोग बात करें तो ये किस एलिमेंट से मिलकर बनाया जाता है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का पहला, इंडिया का फर्स्ट फैसिलिटी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट कहां स्थापित किया जा रहा है? कहां स्थापित किया गया है? विशाखापट्टनम। आपको एज इट इज ध्यान रखना, विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा अ परमानेंट मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट दैट कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट नीडिंग एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स। एक परमानेंट मैग्नेट होता क्या है? परमानेंट मैग्नेट एक इस तरह का मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा या क्रिएट कर देगा बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के। यानी किसी भी तरह के बाहरी बाहरी पावर सोर्स की आपको आवश्यकता नहीं होगी और वह एक बहुत ही जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। और साथ ही साथ उसका मैग्नेटिज्म भी बहुत ज्यादा होता है, यानी उसका प्रभाव भी लंबे समय तक बना रहता है। इट इज कॉल्ड अ परमानेंट बिकॉज वंस इट इज मैग्नेटाइज, यानी कि एक बार अगर उसे एक किसी इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर दिया गया, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण आ गया, तो वो बहुत लंबे समय तक अपना मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का गुण मेंटेन किए रहता है। ठीक है, इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट्स किससे बने होते हैं? तो परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मेटल अलॉयज सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन, निकल और कोबाल्ट के परमानेंट मैग्नेट बने होते हैं। अगर बात करें तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट आर अ टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट दैट इज मेड फ्रॉम रेयर अर्थ एलिमेंट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये पर्टिकुलर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स किसके बने होते हैं? तो रेयर अर्थ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है? तो ये वही ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल के में ग्रुप 17 में ये पर्टिकुलरली आते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है नियोडिमियम, समैरियम और डिस्प्रोशियम। ये है पर्टिकुलरली रेयर अर्थ एलिमेंट। तो एज इट इज यही वाली बात आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएगी, वही सारी चीजें जो कि मैंने आपको बताया है। प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक बनाने के लिए भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया में का पहला है। इंडिया में ऐसा पहला फैसिलिटी केंद्र है, या आप ऐसा कहें कि इंडिया में जो स्थायी चुंबक, दुर्लभ या रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का बनाने का पहला फैसिलिटी या पहला केंद्र है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये स्थापित किया गया है। अगर बात करें कुछ अन्य चीजों की, अन्य चीजों में क्या है?
अन्य चीजों में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई द प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ एले परमानेंट मैग्नेट इज सो इंपॉर्टेंट? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये प्रश्न अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इसके पहले, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऊपर क्या है? ये किस कंपनी ने, कौन बना रहा है? तो इसको डेवलप कर रही है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसे डेवलप कर रही है इस पर्टिकुलर, जिसमें पर्टिकुलरली सेमेरियम कोबाल्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सेमेरियम जो कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, और कोबाल्ट जो कि जिसका यूज किया जाता है पर्टिकुलरली परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनाया जा रहा है? रेयर अर्थ एलिमेंट परमानेंट मैग्नेट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट एंड नियोड नियोडमियम और बोरान। ठीक है, तो इन दोनों नियोडमियम आयरन और बोरान के साथ मिलकर भी परमानेंट मैग्नेट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाया जा रहा है। तो दो चीजें हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है क्या? तो पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि समैरियम और कोबाल्ट को मिलाकर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाया जाएगा। दूसरा कौन सा एलिमेंट है? तो नियोडमियम आयरन और बोरान को मिलाकर एक परमानेंट मैग्नेट बनाया जाएगा। ये दोनों परमानेंट मैग्नेट्स, ये जो रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इनका जो मैग्नेटिज्म है बहुत हाई होता है, यानी जो चुंबकत्व का गुण है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत लंबे समय तक ये अपने पास मेंटेन रख सकते हैं। इसका पर्टिकुलर यूज क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका प्रमुख यूज क्या है? यह व्यवहारिक रूप से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये आवश्यक है। अगर बात करें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अगर बात करें, तो पर्टिकुलरली इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सोलर सेल, पवन टरबाइन, रक्षा और एरोस्पेस में भी यह आवश्यक है। इसका प्रमुख रूप से उपयोग अगर बात करें तो स्थायी के प्रमुख सैन्य अनुप्रयोग मैग्नेट में मिसाइलों और स्मार्ट बम को बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रणाली, और जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स भी शामिल हैं। यानी कि इनका यूज एप्लीकेशंस जैसे जैसे मिसाइल्स, स्पॉट बम और इलेक्ट्रिक मोटर्स जो शिप में लगे होते हैं, उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाएगा। तो इसका यूज बहुत ही जबरदस्त है और बहुत स्ट्रांग है ना? इस वजह से आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी बात आपको इसमें समझ में ना आई हो, तो वो आप कहाँ पे बताएंगे? यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप कहीं पर भी आप वहां मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी केंद्र आपको एज इट इज ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये फैसिलिटी केंद्र आप ध्यान रखेंगे। इंडिया का पहला फैसिलिटी केंद्र है जो कि बना रहा है रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। कहाँ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। लातवियन पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है एडगार्स रिंकेविक्स एज अ न्यू प्रेसिडेंट। नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं लातवियन के, या लातविया एक कंट्री है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है लातविया। ये जो आपको रशिया के बगल में रशिया है, ये रशिया के बगल में आपको एक कंट्री देखने को मिल रही है लातविया, और उसके आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं? तो लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस्टोनिया, फिनलैंड। तो ये पर्टिकुलर वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप जाकर देखेंगे तो लातविया एक कंट्री है। वहां के नए नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो एडगार्स रिंकेविक्स यहाँ के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अगर बात करें 2011 में एडगार ट्रिंकेविक्स एज अ फॉरेन मिनिस्टर थे, एज अ फॉरेन मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे लातविया के, और अब वो बन गए हैं नए प्रेसिडेंट लातविया के। अगर बात करें लातविया की, तो लातविया एक कंट्री है बाल्टिक सी रीजन पर, जो कि सिचुएट करती है लिथुआना लिथुआनिया और इस्टोनिया के बीच में पर्टिकुलरली। और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? रीगा। तो यहाँ की कैपिटल भी आप ध्यान रखेंगे, रीगा यहाँ की कैपिटल है। लिथुआनिया लिथुआनिया और इस्टोनिया के बीच में एक कंट्री है लातविया, जो कि रशियन बॉर्डर से घिरी हुई है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात भी एज इट इज ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है रिसेंटली गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज एरोस्पेस में किया गया, यानी कि एरोप्लेन्स या एयर फ्लाइट्स में इसका उपयोग किया गया। गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, गगन सैटेलाइट की अगर हम लोग अगर बात करें, तो इंडिया की यह नेविगेशन सैटेलाइट है। देखिए, इंडियाज नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है, अगर बात करें इंडिया की कितनी नेविगेशन सैटेलाइट है, तो इंडिया के पास 2 नेविगेशन सैटेलाइट है। एक है गगन और दूसरी क्या है? IRNSS, जिसे आप क्या बोलते हैं? जिसे आप नाविक भी बोलते हैं।
ठीक है, तो नाविक के नाम से भी जानते हैं किसे, IRNSS को। ठीक है, तो दो सैटेलाइट हैं। गगन के अगर फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो गगन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो जियो ऑगमेंटेड जियो ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड नेविगेशन नेविगेशन एज इट इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ये पर्टिकुलर ऑगमेंटेशन सिस्टम है यानी गगन, इसको डेवलप किसने किया है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलप किसने किया है, तो डेवलप वाली चीज भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको बताई, गगन का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, गगन का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसे किसने डेवलप किया है, तो इसे डेवलप किया है इसरो इसरो और और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसे बनाया है या डेवलप किया है। तो गगन सैटेलाइट का, इस टेक्नोलॉजी का मेनली यूज क्या है, मेनली यूज क्या है, तो इसका मेन यूज है कि जीपीएस के द्वारा, क्योंकि जीपीएस आप सभी को पता होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो जीपीएस के द्वारा जितने भी एरर्स हो जाते हैं, एरर्स आयनिक, अगर बात करें आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, टाइमिंग्स की वजह से, है ना, या सैटेलाइट ऑर्बिट की वजह से जितने भी एरर्स होते हैं, उन सभी एरर्स को करेक्ट करने का काम किसका है, इस पर्टिकुलर गगन सैटेलाइट का काम है। इस पर्टिकुलर एरर्स को समाप्त करके क्या किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर एरर्स को समाप्त करके एयरपोर्ट इंडस्ट्री या एयरपोर्ट अथॉरिटी या आप कहें एरोप्लेन्स के नेविगेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, या आप ऐसा कहें उसमें मदद करने के लिए, एयरपोर्ट या एरोप्लेन नेविगेशन को मदद करने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का। क्योंकि इसे किसने बनाया है, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है, इस वजह से इसका मेन यूज क्या है, तो इसका मेन यूज है कि फ्लाइट्स फ्लाइट्स का जो नेविगेशन है, फ्लाइट्स का जो रूट्स है, कभी कभी उन्हें पता नहीं चलता है कि मौसम में किस तरह के डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं या किस तरह के डिस्टर्बेंसेस होने वाले हैं। वो डिस्टर्बेंसेस किसी भी वजह से हो सकते हैं, या आप कहें टाइमिंग का इशू हो सकता है ना। उन सारे टाइमिंग्स को करेक्ट करने के लिए या उनकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी तक जीपीएस का यूज होता है और जीपीएस के साथ साथ अब किसका यूज किया जाएगा, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो एज इट इज इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैंने अगर आपको बताऊं तो दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, IRNSS, ये भी इंडिया नेविगेशन सैटेलाइट का एक हिस्सा है। इसका प्रमुख नाम क्या है, नाविक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने आपको बता दिया, रिसेंटली इंडिया लॉटेड एशियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स फॉर द फ्लाइट फ्रॉम जुहू टू पुणे यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करके उड़ान भरी गई है, किसके द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, फ्रॉम जुहू टू पुणे। इसके अलावा गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज एक्रोनिम ऑफ जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, वही वाली बात आपको लिखी हुई है। इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि गगन को डेवलप किसने किया है, या गगन का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रमुख उपयोग क्या है, तो इट यूजेस द सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन, ये ग्राउंड स्टेशन का सिस्टम यूज करता है और प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन टू द जीपीएस स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस नेविगेशन सिग्नल। तो ये ग्राउंड ग्राउंड स्टेशन का यूज करके एक पर्टिकुलर पोजिशनिंग सिस्टम या नेविगेशन सिग्नल प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर्स को। ठीक है, तो वही सारी चीजें मैंने आपको बताया, एडिशनल एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। और इसका प्रमुख उद्देश्य, आप ऐसा कहें, ये बेनिफिट किसको प्रोवाइड करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पर्टिकुलरली ये अपना इसका उपयोग किया जाएगा, इंक्लूडिंग मैरीटाइम हाईवेज और रेल रोड्स। तो इन सभी जगह गगन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें, देयर आर ओनली 4 स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड, नेमली इंडिया के पास है गगन, यूएस का है वास, यूरोप का है इग्नोस और जापान का है एमसास। तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात क्या, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के पास है आपका गगन, प्यारा गगन। दूसरा अगर बात करें यूएस, यूएस यानी अमेरिका के पास कौन सा है, अमेरिका के पास है वास, वास। तीसरी अगर बात करें तो यूरोप, यूरोप के पास कौन सा है, तो यूरोप के पास है इग्नोस, इग्नोस।
और अगर बात करें जापान की, तो जापान के पास है आपका एमसास, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज मौजूद है 4 कंट्रीज के पास ओनली। तो आपको एज इट इज ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं, यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएंगी, तो पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारी चीजें एज इट इज समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि स्कीम स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस ईयर पीएम स्वनिधि स्कीम स्टार्ट की गई, 2016, 17, 19 या 2020? इसका जवाब आप कहाँ देंगे? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और इनका जवाब आप जरूर दीजिए, क्योंकि आप जब जवाब लिखते हैं तो एक इंटरेक्शन हमारे और आपके बीच डेवलप होता है, साथ ही साथ आपको वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इसके अलावा सेकंड प्रश्न है, रिसेंटली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल ने किस नंबर की कौन सा एडिशन रखा है मीटिंग का? तो आपको बताना है 7th एडिशन या 8th एडिशन या 9th एडिशन या 5th एडिशन। इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ एक और प्रश्न मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूं, और क्या जवाब आप देंगे? इसके साथ साथ आप बताएंगे कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के सीईओ कौन है? सीईओ कौन है, तो इसके बारे में भी आप बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स या किसी कोई भी लेक्चर आप चाहते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे इन पर्टिकुलर हैंडल्स पर बता सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।